नया टर्म नहीं। शिक्षा में छेद करने वाले इनका सायास यूज करते ही रहते हैं। वो इस टर्म का उपयोग करें ना करें, पर इसका बातों में वो उपयोग जरूर करते हैं। अभी जानेंगे। और जब से NEP 2020 आई है उसके अंतर्गत निपुण भारत में FLN का कंटिन्यूम देख रहे हैं, तो ये टर्म और ज़्यादा हिट हो गया है और लोगों की जुबान पे अब आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गतिविधि आधारित शिक्षण की, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले बेस्ड लर्निंग। तो एक बार फिर बात शुरू हो गई कि क्लासरूम की प्रक्रियाएं गतिविधि आधारित हों। बच्चे सीखते कैसे हैं? सक्रिय भागीदारी से। और सक्रिय भागीदारी कब होगी? जब बच्चे गतिविधि कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गतिविधि हम किसे कहेंगे, कब मानेंगे किसी कार्य को। जैसे क्लासरूम में जो कुछ हो रहा है ये अब गतिविधि हो रही है, और गतिविधि डिजाइन कर रहे हैं अच्छी हम, तो किन बातों का ध्यान रखें। अगर शिक्षक मुझे गतिविधि अपनी किसी धारणा के लिए गतिविधि बनानी है या कुछ सिखाना है, तो मैं कैसे किन पहलुओं को ध्यान रखूं कि मैं उसे गतिविधि करूं। क्या सवालों को हल करने के नए नए तरीकों को गतिविधि माना जाएगा, या जब हम ठोस वस्तुओं के साथ कुछ काम कर रहे होंगे उसी को गतिविधि बोलेंगे। तो बातचीत शुरू करने से पहले दो शब्द का प्रयोग करूंगा, उन पर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, स्कीम और स्कीमा। पियाजे ने बहुत ज़्यादा अपनी रचनात्मकता बाद में का यूज किया है। बच्चे जब किसी प्रक्रिया को करते हैं और जब उसे हम पूछ रहे हैं आपने कैसे किया, यानी बच्चों ने 5 + 2 जोड़ा और बताया कि मेरा 7 आंसर आया है। कैसे आया? तो बच्चे बताएंगे कि मैंने पहले 5 फिर 6 और 7 किया, या दोनों को मिला के बताया, जो भी प्रक्रिया बच्चों ने की है। तो ये प्रक्रिया जो है ये स्कीम है, यानी इसमें रिजल्ट मैटर नहीं करता है, 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। स्कीमा क्या है? स्कीमा मतलब बच्चे जब उस अवधारणा को सुने तो उस अवधारणा से वो क्या क्या किस आयामों में समझ रहे हैं। जैसे अगर 7 को समझ रहे हैं तो बच्चे समझ रहे हैं 7 5 और 2 7 है, 7 6 के बाद आता है, 7 8 के पहले आता है, 7 मेरी उम्र है, 7 SEVN 7 है, 7 हिंदी में 7 लिखा है। तो अलग अलग तरह से 7 को अगर बच्चे समझ रहे हैं तो सब उसकी स्कीमा कहलाएगा। स्कीमा मतलब अपनी समझ का निरूपण है, और स्कीम मतलब क्या है, जो हम किस तरह से समझ बनाते हैं। दो बातों में वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो स्पष्ट हो गया होगा। तो आज हम गतिविधि जो पूरा करेंगे, स्कीमिंग भी करेंगे, गति प्रोसेस से गुजरेंगे, कुछ गतिविधि भी आपका साझा करूंगा और एक स्कीमा भी बना रहे हैं वीडियो के लास्ट तक। इसलिए मैंने दोनों शब्दों को आपको क्लियर कर दिया कि हम करने के जा रहे हैं आज। गतिविधि का स्कीम भी आपके पास होगी। गतिविधि के जो हम सवाल मैंने उठाए हैं उन सवालों के जवाबों को हम तलाश रहे होंगे, और जब वीडियो के आज तक आप एक बेहतर एक अच्छे स्कीमा आपके पास गतिविधि का होगा जिसपे आप यूज कर सकते हैं गतिविधि डिजाइन करने के लिए, या डिजाइन गतिविधि को टेस्ट करने के लिए कि ये गतिविधि मेरी किस विश्लेषण करने में आपको गतिविधि का हेल्प मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, हम शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्या गतिविधि नहीं है, उसको हम पहले अलग कर लेते हैं ना। जब हम स्कीमा बनाने जा रहे हैं गतिविधि का, तो हम किसी गतिविधि में शामिल नहीं करेंगे। ऐसी कौन सी जो होंगी जब हम गतिविधि में इन्हें तो नहीं मानेंगे। जैसे अब जनरली हम पहाड़े करते हैं खड़े होकर स्कूल में। जब मैं था मॉर्निंग पीरियड में कुछ बच्चे आते थे और पहाड़े बोलते थे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, बाकी बच्चे उसके पीछे बोलते थे। गुजरात में जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था एक संस्था के साथ जुड़कर, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे एक लय डाल दिया था, म्यूजिक डाल दिया था उन्होंने। म्यूजिक के साथ बच्चे हाथों के इशारे यानी हाव भाव से पहाड़े कहरा रहे थे। तो याद करने को गतिविधि नहीं माने, है ना। ये मैं कह रहा हूँ, आप अपने कमेंट मेरे से असहमत हो तो बॉक्स में लिख के जरूर कमेंट बॉक्स साझा करना। तो मैंने पहला बताया कि सबसे पहले गतिविधि बात शुरू की किसे मैं गतिविधि नहीं कह रहा हूँ कि इसको गतिविधि नहीं मानेंगे। तो जो याद करना होता है, रट्टा मारना होता है, परिभाषा आप डेफिनेशन याद करते हो, कोई भी विज्ञान की या गणित के कोई नियम याद कर रहे हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तीनों कोणों 180 होता है। बच्चे पूछेंगे तीनों कोणों का कितना होता है? 180 अंश। बच्चे ने जवाब दे दिया। तो ये गतिविधि के अंदर मैं कह रहा हूँ ये गतिविधि नहीं है ना। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, याद करने की गतिविधि नहीं मान रहे हैं। फिर रटकर नियम सीखना, उसी से है, याद करना है, रटकर रट्टा लगाकर जो ये नियम सीख लेते हैं इनको हम गतिविधि की कैटेगरी में नहीं रखते। बार बार बोलकर दोहराना, याद करना, रटना, बार बार बोलना, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों कोण 90 के हों वो वर्ग होगा, चारों भुजा बराबर हों, चारों कोण 90 हों वो वर्ग होगा। तो इस तरह से ये कोई गतिविधि बार बार बोलकर याद करना गतिविधि नहीं है। नकल उतारना, जैसे पहले मैं बोल रहा हूँ फिर आप बोलो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बच्चों बोलो, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है ना। तो मतलब पहाड़े की तरह जिससे हम याद करते हैं और बच्चे हमारे बोल नकल करके उतारते हैं, तो ये भी गतिविधि है। यस, मैं करके दिखा रहा हूँ।
अधिकतर हमारे यहाँ आपने देखा, याद आ रहा होगा आपको, हम क्लास में बैठ जाते थे, शिक्षक बोर्ड पे जाता था, सवाल करता था, हम उसे देखते रहते थे, बाद में बोर्ड से उतार लेते थे। तो ये सब प्रक्रियाएं अगर हम कर रहे हैं ये अपनी क्लासरूम में, तो ये गतिविधि में शामिल नहीं। मैं रिपीट कर देता हूँ, याद करना, रटकर समझना, बार बार बोलकर उसको दोहराना, या शिक्षक कर रहा है और उसको देखना, तो ये सब गतिविधि हमारी नहीं। तो पहले सबसे पहले शुरुआती हमने कहा कि क्या गतिविधि नहीं, गतिविधि क्या होगी, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो कुछ क्वालिटी जो होंगी, कुछ गुणधर्म होंगे जिनको हम गतिविधि मान रहे हैं। जैसे सबसे पहली क्वालिटी तो रोचक होनी चाहिए, फन। बच्चों को कार्य करते समय सक्रिय तभी होंगे जब उसे आनंद प्राप्ति होगी, तो रोचक होना उसके अंदर होगा ही होगा। क्योंकि इसलिए मैंने कहा ना, गतिविधि बार बार याद करना, रटना बोझिल प्रक्रिया होती है, वो कभी रोचक तो नहीं हो सकती। तो उसको लग जाए रोचक, पर है ना, पर अधिकतर लोगों का यही मानना होगा, मेरे साथ लेकिन मैं शामिल हूँ, कि बार बार रटना और किसी की नकल करना, बोर्ड पे उतारना, ये एक दुभर काम है जिससे बच्चे पढ़ाई से शायद दूर ही हटते हैं। कोई ऐसा बच्चे होंगे, आप मेरे मुझे अभी तक नहीं मिला है, जो बोर्ड से उतारना या नकल करने को किसी को इंटरेस्ट आता हो, अच्छा लगता। बस ये नकल एग्जाम टाइम में ना हो, तब जरूर में जाते हैं जब कोई दूसरा हेल्प मिल जाती है। और सीखने में नकल कई मदद नहीं कर रही। दूसरा, मीनिंगफुल होने चाहिए, यानी कई तरीके जो हमने अब तक स्किल्स जो सीख रखे हैं, बच्चा जानता है, उनको आजमाने के मौके मिलने चाहिए। बच्चा गिनना जानता है क्रम में, बच्चा बोलना जानता है, तो उसको ऐसी गतिविधि दें अपने जो अब तक उसे गिनना जानना है क्रम में, उनको मिलाकर वो जोड़ कर पा रहा है, घटाव कर पा रहा है, और उसमें आनंद भी है। उसमें ऐसा डालना होगा, हमने कोई 4 बच्चों की टोलियां बना दी पासे के साथ, गणित किट दी गई है, उसमें पासे हैं, कुछ खेल दिए गए हैं, वो खेल भी खेल रहे हैं और बच्चे खेल खेलते खेलते गणित की संक्रिया भी कर रहे हैं। अभी हम वो एक दो गतिविधि के उदाहरण बाद में ले लेंगे, अभी पहले हम अपनी खूबियों को देख लेते हैं कि हम गतिविधि कब मानेंगे। तो वो रोचक होगी, उसमें कुछ बच्चों को अर्थपूर्ण होगी, और बच्चे जो कई सारे कौशल जानते हैं उन सबको आजमाने का अवसर मौका मिले। चुनौती और संघर्ष होनी चाहिए। गतिविधि एक कर ली तो अगली बार 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 करने से बोरियत हो जाती है, वही बार बार दोहराना जो मैंने कहा था गतिविधि नहीं है। तो गतिविधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को कुछ संघर्ष करना पड़े, कुछ चुनौती हो, है ना, मकसद होना चाहिए कि मैं ऐसे अचीव करूं। जब हम संघर्ष या चुनौती करते हैं तो उस करने के बाद एक आनंद मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, वही सबसे बड़ा लर्निंग का गोल होना चाहिए। ये जो इनाम है, दंड मिलेगा या फिर कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ प्राइज मिलेगा, इन सबसे बड़ा होता है जब हम कुछ अचीव करते हैं, उसका जो अचीवमेंट का जो फन हो, अचीवमेंट का जो सेंस आता है ना अंदर कि मैंने कर लिया, वो सबसे बड़ा सीखने का आनंद। तो उसी को प्राइम रखना। सबसे बड़ी बात, गतिविधि की खूबी होनी चाहिए, सोचने की गुंजाइश, कुछ सोचने को मजबूर करें। हमें वहाँ पे सोचने का अवसर नहीं मिल रहे हैं, शायद वो गतिविधि जो पहेलियाँ होती हैं, है ना, पजल्स होती है, रिडल्स होते हैं, टास्क असाइनमेंट, हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मौके देते हैं, सोचने की गुंजाइश है। तो ये कह रहा है एक गतिविधि में होना ही चाहिए। अगर हम किसी गतिविधि में डिजाइन कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रोचक होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, बच्चे जो कौशल जानते हैं कई सारे, उनको उन्हें आजमाने के मौके मिलने चाहिए। हमने अभी तक देखा कि क्या गतिविधि नहीं है, हमने ये देखा कि क्या गतिविधि में क्या खूबी होनी चाहिए, गतिविधि के गुणधर्म क्या हो सकते हैं, एक गतिविधि की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, उस पर बात करते हैं। तो खूबियाँ तो होंगी विशेषताएं, पर गुणधर्म और स्पेसिफिक कर सकते हैं गतिविधि के बारे में। अगर हम एक और नया कॉलम बना के बात करें, गतिविधि जो गणित की मैं विशेषता बात कर रहा हूँ, जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को समझाने के लिए कुछ हम ठोस वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से जब हम तिल्ली बंडल का प्रयोग करते हैं, माचिस तिल्लियों का यूज ज्योमेट्री आकृति बनाने के लिए करते हैं, टिन्स ब्लॉक, गणित माला है, या जितने भी शिक्षण सहायक सामग्री है, वो सब गतिविधि होगी अगर उनसे बच्चा जो हमने उन खूबियाँ हैं उसके अंदर बहुत रोचक है, अर्थपूर्ण है, सोचने के अवसर दिए जा रहे हैं, तब वो गतिविधि बन जाएगी। केवल उनका ऐसे TLM क्लास में है, बच्चे कुछ कर रहे हैं तो वो गतिविधि नहीं होती, ये ध्यान, मानसिक प्रक्रियाएं जुड़ रही हैं उसमें, तब वो गतिविधि। ठोस वस्तुओं की सहायता से मैथ गणित की अमूर्त अवधारणाओं को समझना, पहला तो ये हो जाएगा। गतिविधि हम क्यों प्रयोग, किसी साधन का प्रयोग कर सकते हैं, तो ठोस चीजें हो गई। दूसरा, कुछ हम मैथमेटिकल चार्ट हैं, कुछ लाइंस खींच दिया, गेम्स बना दिया, या फिर हमने कुछ कहानी सुनाना, कहानी के हम अलग अलग सवाल पूछकर कहानी को नया मोड़ देना, है ना, तो ये केवल जो ठोस वस्तु होंगी तब गतिविधि होगी। कुछ हमारे इस तरह के साधन हो सकते हैं जो बच्चों को, जो अभी हमने खूबी बताई थी, रोचक, सोचने के अवसर, अपने कौशलों को आजमाने के मौके दे रहे हैं। तो हमारी प्रक्रियाओं में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो बच्चों को ये सब खूबियां जो बताई जा रही हैं उनके अवसर है, पूरी गति। कोई खेल हो सकता है, बच्चों को अक्सर खेल खिलाते हैं, बच्चे गोले में दौड़ रहे हैं, आपने लाला जी ने लड्डू खाए, कितने भाई कितने, बच्चे खेल रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं 4,
तो बच्चे 4-4 के समूह में आ जा रहे हैं, फिर दोबारा से जो 4 के समूह में नहीं आया बच्चा आउट हो जा रहा है। फेमस खेल है ये, तो खेल भी हो रहा है, बच्चे आनंद भी ले रहे हैं, और जो समूहकरण की प्रक्रिया बच्चों को सिखानी होती है बच्चे उसको भी सीख रहे हैं। इस तरह के खेल जो हम बच्चों को कराते हैं तो ये गतिविधि के अंदर आएंगे, क्योंकि इन गतिविधि के अंदर बच्चों को सोचने के मौके मिल रहे हैं, रोचक हैं, बच्चे अपनी पुरानी जो संख्या यानी जो पुराने कौशल सीख चुके हैं उनको आजमा रहे हैं, और उन्हें चुनौती और संघर्ष से मिलता है मुझे पूरा करना है तो। और कोई अनुभव हो सकता है जीवन के वास्तविक जीवन से जुड़े, उन अनुभवों को रोल प्ले करना है क्लास में, क्योंकि रियल ना होकर रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स में लाने पड़ते हैं। हर अवधारणा के लिए रियल एग्जाम्पल लाना कभी चुनौती हो जाता है, तो हम कहते हैं कि रियल जैसे हो। तो जैसे बच्चे करेंसी के साथ खेल बाजार के अभिनय करते हैं, इसमें काफ़ी कुछ बच्चे संक्रियाएँ, नोट की पहचान और कई सारे आयामों को सीख रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छी गतिविधि मुद्रा की बनती है। तो अभी हमने बात की कि गतिविधि के गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं, हमने गतिविधि क्या नहीं है, गतिविधि की खूबियाँ, गतिविधि गुणधर्मों की बात की, किस पर्पज से हम गतिविधियों को कराएं। सीखने की प्रक्रिया जब दिमाग पे जोर डलता है, न्यूरोसाइंटिस्ट को कहता है कि जो हम हमारे सामने ऐसी समस्या आती है जो हम कर सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा सीखना नहीं हो रहा है। सीखना जब बेहतर होता है जब हमें दिमाग पे ज़्यादा सोचना पड़े, ऐसे अवसर दें हम तो जहाँ बच्चों को संघर्ष करना पड़े, ज़्यादा सोचना पड़े। तो एक तो ये हमारी गतिविधि की उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों को इस तरह का अवसर देना जहाँ बच्चों को संघर्ष के चुनौती का अवसर मिल रहा है। दूसरा, जो क्लासरूम में गणित के अंदर अभ्यास के बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार सीख जाते हैं, बार बार ना सीखने से हमारे वो ऑटोमेशन में नहीं आता है, बार बार में बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, और जब बहुत अच्छे उस पर बार बार अभ्यास करते हैं जो धारणा हमने सीखी है, तो हमारे लिए वो सायास होना शुरू हो जाती है। तो अब गतिविधि एक तो होंगी कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए, और या फिर उद्देश्य ये हो सकता है कि जो अवधारणाएं सिखाई जा चुकी हैं उन अवधारणा को सीखने के अवसर दिया है, अभ्यास करने के अवसर दिया है। अभ्यास करने का अवसर देने का मतलब ये नहीं है नकल उतारना, हटवाना, वो हम पहले कर चुके हैं, गतिविधि नहीं है। गतिविधि खूबी क्या बताई थी कि जो रोचक है, अर्थपूर्ण है, संघर्ष के रूप में, वो सब ध्यान देना चाहिए अभ्यास करने के लिए। ठीक है, बच्चों के साथ अवधारणा पर काम कर लिया, अब बच्चे उन अवधारणाओं को मूर्त रूप दें, विजुअल्स बनाएं उनके, या कुछ जैसे फार्मूला a+b का होल स्क्वायर है, उसको विजुअल्स दिखाने के लिए आप देखा होगा कैसे चित्रों के माध्यम से या फिर सॉलिड के माध्यम से आप बताया जाता है। तो जो बिल्कुल ही अमूर्त मेथड पाइथागोरस थ्योरम है, उसको भी समझाने के लिए आजकल विजुअल्स वगैरह शिक्षक लोग क्लासरूम में बहुत अच्छे से उपयोग में ला रहे हैं। ये कार्य बच्चों में छोड़ दें, बच्चे आप अवधारणा समझ चुके हैं, तो आप ही बताओ कि क्या इसे इस तरह से दर्शाया जा सकता है कि अपनी बात कहने के लिए प्रोजेक्ट बनाएं, बच्चे मॉडल बनाएं, जो इस तरह के छोटे छोटे गणित मेले या कक्षा स्कूल स्तर पर किए जाते हैं, जहाँ बच्चे अपनी सीखी की अवधारणाओं को अलग अलग माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं मॉडलों की। गतिविधि का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है किसी अवधारणा की नीड महसूस करना। जैसे बच्चे ब्लेन से नापते हैं, पैर से नापते हैं, तो उससे जब हम पढ़ते हैं उससे कि इसकी क्या जरूरत पड़ी, हाथ ब्लेन से तो नाप ही रहे थे, डस्टर से नाप रहे थे, मार्कर से नाप रहे थे अपनी क्लास की चीज़ों को, इस सेंटीमीटर और मीटर किलोमीटर की जरूरत क्यों पड़ गई। तो ये नीड एक तो बता दी हमने, या कुछ ऐसी गतिविधि डिजाइन करें जहाँ वो निकल के आए कि जब हम इन मानक से नापते हैं तो क्या समस्या आती है, मानक से नापने से क्या समस्या समाधान होता है। तो हमारी गतिविधि बहुत ही सार्थक लगता है, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो जहाँ और भी चीज़ों के लिए बना सकते हैं, तो बच्चों की स्कीम और स्कीमा में विस्तार हो रहा हो, वो गतिविधि यानी स्कीम मतलब प्रक्रियाओं में, स्कीमा मतलब जो अभी हम बना रहे हैं, है ना, तो दोनों में अगर जहाँ विस्तार का मौका मिल रहा है तो वो गतिविधि का उद्देश्य हो सकता है। नई प्रक्रियाएँ, नए हुनर, नए कौशल सीखने के लिए तो गतिविधियाँ होती है। तो ये गतिविधि के मैंने कुछ फाइंड आउट किए क्या उद्देश्य हो सकते हैं, किन उद्देश्य के लिए गतिविधि बनाए, कर कौन सकता है। तो गतिविधि केवल सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि हम सोचते हैं कि शिक्षक के साथ होनी चाहिए, नहीं, गतिविधि जब मैं कह रहा हूँ गति कौन कर सकता है, बच्चे खुद से कर सकते हैं, आपस में एक बच्चा कर सकता है, अकेला भी, समूह में कर सकते हैं, 2 के 4 के, जितने भी वो गतिविधि के लिए ज़रूरत है, शिक्षक के साथ मिलकर की जा सकती है, किसी बड़ा बच्चे के साथ या अभिभावक घर में उनके साथ गतिविधि की जा सकती है, शिक्षक को पूरी कक्षा उस गतिविधि को कर सकता है, बच्चे और उसके आसपास के लोग उस गतिविधि को कर सकते हैं। तो गतिविधि में बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि शिक्षक लेड हो या शिक्षक के नेतृत्व में हो रही हो, तो बच्चे खुद से भी कर सकते हैं, बच्चे और उनके आसपास के लोग भी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। तो आजकल आप देख रहे हो प्रोजेक्ट कार्य को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, यानी जो भी हम अवधारणाएं अभी तक क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, हज़ार बच्चे अपने परिवेश में जाएं और उन अवधारणाओं को देखें वो कहाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, लोगों से संवाद करें, सवाल करें, अपनी सोच का विस्तार करें।
वो आसपास के लोग अब हमारे सीखने सिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनते जा रहे हैं। काफ़ी बातचीत कर ली हमने, मैं कुछ उदाहरण आपको साझा करता हूँ गतिविधियों के। ये कोई सर्वश्रेष्ठ गतिविधियाँ नहीं है जो आप कहेंगे ये गतिविधियाँ हैं, जो अभी मेरे माइंड में आ रही हैं उदाहरण के लिए, वो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। गतिविधि अभी साझा कर रहा हूँ ज्योमेट्री की है। इसमें गतिविधि में क्या है कि कुछ हम पर्ची बना ली, कुछ कार्ड्स बना लिए हमने, शिक्षक उन कार्ड्सों को सफल करता है और बच्चों को अपने सबको दिया उसने। शिक्षक ने कुछ पहले से तैयारी की हुई है, इसके अंदर एक सामग्री का यूज हो रहा है, मतलब गतिविधि में वो सामग्री कुछ भी कर सकती है, अलग अलग तरीके से शिक्षक कार्ड बना सकता है, पर्चे रख सकता है, बच्चों को आना है, जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, 4 बच्चे या 4 समूह आ रहे हैं, उस समूह के बच्चों को मतलब 4 ग्रुप बने हुए, ग्रुप आके एक पर्ची उठा के ले जाएगा, उस पर्ची में एक आकृति बनी होगी, वो आकृति एक ज्योमेट्रिकल आकृति है। मान लो सपोज एक उसमें वृत्त बना हुआ है, तो बच्चे उस आकृति को देखे, आकृति से शरीर से बना के दिखाएंगे, बॉडी से मूवमेंट से, है ना, या फिर उसको माचिस की तीलियों की मदद से बनाएंगे। फिर तो भाई तीलियों से मुश्किल लग रहा है ना, तो ये बच्चों पे छोड़ दें, वो हमें मुश्किल लग रहा है और बच्चे हमारे सारे काम को कर लेते हैं। ये आकृति मैंने क्लास 2 के बच्चों के साथ करके देखी थी, मुझे बहुत ही अच्छा इसके मेरे साथ अनुभव रहे। तो रोचक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि पहले समूह को जो मिला आयत मिला, सपोज उसने आयत माचिस तीलियों से बना दिया, दूसरे समूह को क्या मिला, वहां भी आयत मिला। अब उसे रूल ये है कि अगर ये पहले ने जो यूज कर लिया टेक्निक वो रिपीट नहीं कर सकता है, अब उसे कुछ और करना है। तीसरे को भी आयत मिला सपोज, अब उसने माचिस तीली से बनाया और सिर से बनाया, उसको एक अलग तरीके से बना के दिखाना होगा। अब उसे ये सोचना होगा कि अब मैं क्या करूँ कि मेरा हो चुका है, तो ये उसमें और रोचकता बढ़ेगी और संघर्ष बढ़ेगा। शिक्षक इसमें बच्चों को हिंट देकर मदद करता है। क्लासरूम में छोटे बच्चों को सिखाना होता है कि कौन सी वस्तु सरकती वस्तु लुढ़कती है। एक तो होता है बच्चों को वर्कशीट के द्वारा उसमें लिखा होता है सरकने वाली वस्तु, लुढ़कने वाली वस्तु। दूसरा सिंपल है, हमारे पास किताबें हैं, कुछ पटरी है, मेज कोई इस तरीके की जहाँ है स्लैंट कोई चीज़ है रख दें, और जितनी आसपास की चीज़ें बच्चों से मंगवाएं, पाउडर का डिब्बा, कंचे, ढक्कन, डस्टर, पेन, है ना, बॉल, और उस पर सरकाने दें और उनसे पूछे, एक टेबल बना दें, चार्ट बनवा दें। साथ साथ आंकड़ों का प्रबंधन भी चली रहा है, कौन सी आकृति सरकती है, कौन सी लुढ़कती है, कौन सी दोनों करती है। दोनों मतलब डिपेंड करता है, जैसे पाउडर का डिब्बा है, अगर पाउडर डिब्बे को हम इस तरह से लिटाएंगे, पाउडर डिब्बों को अगर हम उसके लंबाई के अनुसार तो वो लुढ़केगा, पर अगर उसके हम सरफेस उसके जो बेस की तरफ कर देंगे आधार पे तो वो सरकेगा। तो आकृति के तल पे डिपेंड करता है कि वो सरकेगी या फिर वो लुढ़केगी। तो ये हम क्यों बताएं, बच्चों को खोजने दें, बस उन्हें अवसर दें, उन्हें हम क्लासरूम कर दें, बच्चे अपनी तालिका बनाएंगे, फिर हम जांचेंगे कि बाकी वो ऐसा सरकना जो बता रहे हैं लगती है, ये है नहीं है। एक दूसरे के सामने अपनी बात रखेंगे, दूसरे बच्चे उन सवाल पूछेंगे और एक दूसरे को ठीक कर रहे होंगे। एक मजेदार गतिविधि बच्चे इस तरह की कर रहे होंगे। एक और गतिविधि आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो उसी से है, एक ही क्लास के लिए है, एक ही ज्योमेट्री के माइंड में आ रही हैं, अभी बच्चों के साथ की थी मैंने। हमने क्या किया कि एक बोर्ड कुछ आकृति बना दी, जो बोर्ड पे आकृति बना दी उसके अंदर कुछ मैंने 5-4 मूल आकृतियां रख दी हैं। उन आकृतियों का प्रयोग करते हुए बच्चों को कुछ नया बनाना है और वो कुछ दिखना चाहिए, कोई वस्तु होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उन्हें परिवेश में दिखती है। तो बच्चों ने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ बनाई, किसी ने चूहा बनाया, किसी ने चेहरा बनाया, ऐसी अलग अलग उसमें निकल के आई। तो इसमें हम ट्विस्ट डाल सकते हैं कि केवल 2 वस्तु का यूज करना है, 3 का यूज करना है, 4 आकृतियों का यूज करना है। आकृतियों से जुड़ी हुई तीनों थी, एक में उसके गुणधर्म को हम देख रहे हैं, बीच में सरकना लुढ़कना। पहले आकृति में हम आकृति को समझ रहे हैं कि वो आयत है, वर्ग है, और तीसरी वाले में हम उन आकृतियों को मिलाकर आसपास की जुड़कर चीज बना रहे हैं। तो एक उसी के थ्रेड को हम विस्तार कर रहे हैं स्कीम में और स्कीमा में। तो ये गतिविधि का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, स्कीम और स्कीमा में विस्तार करना। जहाँ से मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की, स्कीम बच्चों की प्रक्रियाओं में विस्तार होना चाहिए, कार्य करने की विविधता आनी चाहिए कि बच्चे एक ही तरह से हल करते हैं जो बताया जाता है। तो नए नए प्रक्रियाएं कब आएंगी, जब उन्हें हम इस तरह के गतिविधि करने का अवसर देंगे, और जब उन्हें इस तरह का अवसर मिलेंगे तो निसंदेह उनकी स्कीमा में विस्तार होगा, यानी उस अवधारणा से जुड़ी हुई उनकी आयाम में वृद्धि होगी। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि गतिविधि जो निपुण भारत के आने से ये टर्म दोबारा से फेमस हो गया, कहते हैं ना कि ट्रोल हो रहा है, या इन हमारी लाइफ में दोबारा आ चुका है शिक्षकों की गतिविधि शिक्षा कैसे करें। तो अब दोबारा चर्चा चल पड़े, किसे गतिविधि मानेंगे, किसे कहेंगे, एक अच्छी गतिविधि कैसे होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी के साथ साझा कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी भी कुछ सवाल हों तो कमेंट, या आपके पास बेहतर गतिविधियाँ हों कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिए, जिससे बाकी सभी शिक्षक साथी भी इससे जुड़ सकें,
उन्हें अपनी कक्षा में बच्चों तक पहुंचा सकें, जो हमारा इस चैनल का या आप सब पे काम करने का उद्देश्य है। सब बच्चे निपुण भारत का है सपना, सब बच्चे सीखें भाषा और गणना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले और मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।